प्रगतिशील काव्यधारा के रूप में जिन कवियों को हम जानते हैं उसमें नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र उनका वास्तविक नाम था। नागार्जुन का जन्म 1911 में मिथिला में हुआ था और 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 98 में उनका इंतकाल हो गया था। नागार्जुन हिंदी के यायावर कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि हमेशा यात्राएं किया करते थे, हिमालय पे भी गए थे और श्रीलंका और न जाने कहाँ कहाँ राहुल सांकृत्यायन की तरह हमेशा भ्रमण करते रहे। तो इनकी रचनात्मकता में वो चीज़ भी मिलती है और विद्रोह इनकी कविताओं में, इनकी उपन्यासों में मिलता है और बार बार ये आलोचना बहुत प्रखर करते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तुमने कहा था, इनकी रचनाएं हैं। फिर कविताएं कौन कौन सी? प्रेत का बयान इनकी बहुत फेमस कविता है। काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिल की भाल है, झील नहीं है भाल है, रविंद्र के प्रति। फिर इनके उपन्यास कौन कौन से? रतिनाथ की चाची, बलचनमा, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभिपाक। अनुवाद किया संस्कृत से इन्होंने कालिदास की रचनाओं का। मेघदूत, गीत गोविंद और विद्यापति की पदावली का। जो पदावली हम पढ़ते हैं आजकल वो उसका गद्य में अनुवाद नागार्जुन ने ही किया, क्योंकि संस्कृत का इनको बड़ा भारी ज्ञान था और बाकी घूमते फिरते रखने वाले आदमी, यात्री के रूप में भी इनको जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था। दीपक पत्रिका का संपादन भी किया इन्होंने। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर, मैंने कहा श्रीलंका भी गए और नागार्जुन नाम लिया। नागार्जुन जो प्राचीन जो कवि थे, है ना, उनसे प्रभावित होकर के इन्होंने अपना नाम बदल दिया और बौद्ध धर्म से बहुत गहरे प्रभावित थे। फिर प्रगतिशील काव्यधारा, जन जीवन की व्यापक पीड़ा का अपनी कविताओं में, अपनी रचनात्मकता में निरंतर वर्णन करते रहे और इनके बारे में बहुत सारे किस्से हैं। रामविलास शर्मा, निराला सब इनके मित्र थे, तो निरंतर भटकते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। विजय बहादुर सिंह जो हमारे प्रिय आलोचक हैं, वो भी उनके किस्से सुनाते हैं बार बार कि हमारे यहाँ आते थे नागार्जुन और कभी भी आते थे, खाते पीते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे और हमेशा एक सिंपल लाइफ जीना। आप कभी गूगल करके देखेंगे इनका फ़ोटो नागार्जुन हिंदी के कवि के रूप में, तो आप इनके बारे में ज़्यादा समझ भी पाएंगे और उनकी कविता में जो रचनात्मकता है, जो लय है, ताल है, वो अद्भुत है। तो उसको हम जब समझते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो नागार्जुन को और भी गहरे से समझ सकते हैं। बाकी जब इनका टेक्स्ट पढ़ेंगे हम तो इनको विस्तार से समझ पाएंगे। उसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल का नाम सुना ही होगा आपने। इनका जन्म भी 1911 में ही हुआ था और ये प्रकृति के बहुत ही अद्भुत कवि हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा, इनके काव्य संग्रह हैं और इससे भी और ज़्यादा काव्य संग्रह हैं। नागार्जुन ने भी, इन्होंने, केदार जी ने भी काफ़ी लंबा जीवन जिया। 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी और इनको सोवियत लैंड अवार्ड मिल चुका था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। साम्यवाद की दृढ़ आस्था की बात करते और वकील खुद थे पेशे से, तो ये जीवन के उस आयाम को लगातार देखते थे और ये उस जनता से बहुत गहरे से ज़्यादा परिचित थे क्योंकि लोगों से इनका मिलना जुलना हमेशा होता था। फिर शिव मंगल सिंह सुमन, 1916 में इनका जन्म हुआ था। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास, दृढ़ता बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भारी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, ये सारी चीज़ें इनके काव्य में हैं। हिल्लोल में प्रणयानुभूति के चित्र है। जीवन के गान में कवि की रोमानी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। शोषण एवं अन्याय का विरोध करते हैं। तो सारी चीज़ें इनकी रचनाओं में और बड़ी सिंपलता से शिव मंगल सिंह सुमन अपनी बात कहते हैं। फिर त्रिलोचन का नाम आपने सुना ही होगा। धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये उनकी बहुत फेमस पंक्ति भी और फेमस कविता भी है। गांधी और मार्क्स अपेक्षा संपर्क में रहे। इनकी रचनाओं में धरती की सौंधी गंध है, किसकी? त्रिलोचन की। त्रिलोचन की कविताओं में तटस्थता एवं भावुकता का समावेश है। उसके बाद अंतिम कवि है वैसे उपन्यासकार है राघव, तो अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक और इनकी और भी कई सारी रचनाएं फेमस है। प्रकृति छवि का चित्रण राह में दीपक में है। तो रांगे राघव असल में गद्यकार है, कवि नहीं है और इन्होंने भी प्राचीन साहित्य को लेकर बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारी कहानियाँ लिखी। तो रांगे राघव का भी अपना एक स्थान है, लेकिन शायद रांगे राघव को इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। श्यामविलास शर्मा ने अपने ज़माने में
इनके साहित्य को इतना महत्व नहीं दिया, शायद इसीलिए इनको इतनी लोकप्रियता नहीं मिली। क्योंकि रामविलास जी कहते हैं कि इनके साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जब इनके साहित्य की आलोचना आई पाठकों के सामने, तो इनके साहित्य का महत्व पाठकों ने समझा, रांगे राघव के साहित्य का, और रांगे राघव को निरंतर पढ़ा गया, समझा गया, और किस प्रकार से समाज के उस विविध का और विविधता का अपने साहित्य में चित्रण करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। क्योंकि कोई भी रचनाकार जब जीवन की उस वास्तविकता की यात्रा करता है और पाठक को अपने साथ खींचता चला जाता है, तब उस पाठक और उस रचनाकार का एक रिश्ता बनता चलता है, और वह उसके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू करता है। तो ये प्रमुख कवि है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कवि हैं। हम जब पढ़ते जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता जाएगा, और हम उस यात्रा में बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए, और निरंतर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। इसके बाद हम जिस साहित्य की बात करेंगे वह प्रयोगवाद और नई कविता है। उसने किस तरह से मनुष्य के मनोविज्ञान और मन जगत की बातों को अपने साहित्य में स्थान दिया, उस पर विस्तार से बात करेंगे। अभी तो ये प्रगतिशील जो साहित्य है उसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें देखिए कवि क्या कह रहा है। प्रगतिशील कवि कह रहा है